2 मिनट रुकते हैं, जरा सब ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट। मैंने आपको कल की क्लास में मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मैं आज की क्लास में नमाज से पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मेट तो क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से डिस्कस कर ले तो जल्दी से, ताकि हमारा जो मामला है वो फौरन फौरन शुरू हो जाए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास सामने, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी आपके पास सामने नजर आ रहा है। आप लोगों ने लिख के आए होंगे इसको। ठीक है, मेरी अजम्पशन आई होप सो सही है कि आपने लिखा है इसको। हम दोबारा से रीविजिट कर लेते, इफ नॉट री रीड नहीं करूंगा मैं रीविजिट कर रहा हूँ उसको जल्दी से। कहता है द चीफ एग्जीक्यूटिव इज अवेयर दैट the contract with Zealand Health is conditional upon PS complying with eco management and audit scheme. He knows that an environmental policy is part of the eco management and audit scheme requirement. The chief executive has asked you to make a presentation to the board outlining the specific actions and key areas that PSS would need to focus to achieve the compliances. तो आपके पास इसने जो आपसे पूछा है कि भाई he knows that the environmental policy is part of EMS. The chief executive has asked you to make a presentation to the board outlining the specific action and key areas. दो बात, actions or key area that PSS would need to focus to achieve the compliances. तो ये कह रहे हैं कि देखें PSS किस चीज के ऊपर फोकस करेगा in order to comply with these achievements. ठीक है, अब यहाँ पे वो आपसे कहता है prepare 2 presentation slide with accompanying note which can be presented to the next board meeting. Explain the action which PSS will need to take to comply with the EMAS and outline the key areas which should be included in the environmental policies. अब देखें अगेन, ये कोई वो एरियाज नहीं है जो आप सोचेंगे कि यार हम सब पे ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो करना क्या है। अब हम आएंगे प्रेजेंटेशन स्लाइड पे। देखें प्रेजेंटेशन स्लाइड का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। अगर आप इस फॉर्मेट को देखें, आई होप सो आप सबको नजर आ रहा है। ये लाइट्स ऑफ करो, कर दो। ज्यादा तो नहीं हो गया, सही है। अच्छा देखें इस तरह का फॉर्मेट होता है। अब इस फॉर्मेट में सबसे पहला काम आपने करना है कि स्लाइड नंबर 1 पे आपने वो पॉइंटर्स लिखने विद अ हेडिंग। और देखें ये आ रहा है स्पीकर नोट। स्पीकर नोट पे आपने लिखना है भाई उन पॉइंटर्स को आप एक पैराग्राफिक फॉर्म में आप डिफाइन करते जाएंगे। फिर स्लाइड नंबर 2 आएगी, पैराग्राफिक फॉर्म में आप उसको भी डिफाइन करते जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। अब मैंने क्योंकि आपसे कहा था कि आप एक मतलब ये आंसर करके आएंगे, ठीक है, तो मेरी अजम्पशन है कि आप ये करके आए होंगे। कुछ पॉइंटर्स आप डिस्कस बताएं मुझे क्या आपने लिखे हैं, ताकि फिर हम उन पॉइंटर्स पे काम कर लें। बताइए। सबसे पहले तो एक्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मैं इसको वहां पे ही लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को कोई इश्यू ना हो। ठीक है, ये हमारे आ गई हेडिंग। आप चाहें तो इसे बोल्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे अंडरलाइन कर ले। ये आपकी स्लाइड की हेडिंग आ गई। मैंने क्या हेडिंग डाली है, एक्शंस रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ईएमएस। फला फला एक्शंस हमने लेने हैं जिसके जरिए हम ईएमएस को कंप्लाई करेंगे। और वो क्या एक्शन होंगे आओ देखते हैं। अंडरस्टैंड द ईएमएस रिक्वायरमेंट, ये सारे एक्शंस हैं।
जल्दी से इसको स्लाइड के फॉर्मेट पे डाल देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। देखें, अंडरस्टैंड द ईएमएस रिक्वायरमेंट। हमें सबसे पहला एक्शन ये ले सकता है कि भाई हमें अंडरस्टैंड करें कि ईएमएस की रिक्वायरमेंट एक्चुअली है क्या। असेस पीएसएस करंट लेवल ऑफ कंप्लायंस। आप अभी कहाँ पे हैं? एक्शन इंश्योर दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली पीएसएस हैव नो इश्यूज। सही है। आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं? ठीक है, आप ये पूरा आंसर अभी साथ साथ देखेंगे, मुझे अभी आपको चेक कराने की जरूरत नहीं, अभी आप सिर्फ काम करेंगे, फोकस करेंगे इस पे। आइडेंटिफाई गैप्स के कितना डिफरेंसेस है, फिर प्लान एंड एड्रेस द गैप्स कि आप कैसे उन गैप्स को फिल आउट करेंगे, एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट। अच्छा, जब ये आपने एक ईएमएस की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी तो अब आप एक काम करेंगे, आप इन्वायरमेंटल ऑडिट भी करा लेंगे क्योंकि आपने वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। अच्छा, अब इस स्पीकर नोट्स के बाद जो मेन चीज आती है ना, वो आती है आपकी अकम्पनिंग नोट्स, यानी आप कैसे उसको डिफाइन करते हैं। तो अब अकम्पनिंग नोट्स आप इससे बहुत बेहतर लिख सकते हैं, मैं ये इतने अच्छे नहीं लिखे, आप इससे बहुत अच्छे अच्छे नोट्स लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक ये तो बेसिकली एक फॉर्मेट है जो मैंने आपको दिया है, तो आप इसको देखें। PSS should read the requirement and criteria of EMS and detail and understand what the requirement is. तो PSS सबसे पहला काम तो ये करेगा कि भाई क्राइटेरिया रीड करेगा कि EMS है क्या। देखिए, ये अगेन ये अकम्पनिंग नोट्स जो हैं, ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द EMS रिक्वायरमेंट से ही निकला हुआ है। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि भाई आप रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया पढ़ लो कि EMS का क्राइटेरिया है क्या, और उसको अंडरस्टैंड कर लो। सर, स्लाइड के कितने मार्क्स होते हैं बेटा? स्लाइड और नोट्स के मिला के मार्क्स होते हैं। एक पॉइंटर इज लाइक अ हेडिंग। स्लाइड के मार्क्स नहीं होते, मेजर मार्क्स आपको नोट्स के मिलते हैं कि आप स्लाइड को नोट्स में कितने अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू गेन मार्क्स, राइट। फिर दूसरा है असेस पीएसएस करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। कहते हैं पीएसएस शुड असेस its current level of compliance with the EMS regulation. In my view, PSS is already compliant with most of the requirements, such as using solar energy. अब देखो, this is how you justify कि अब आप जस्टिफिकेशन की तरफ आते हो कि किस तरह से ऑलरेडी EMAS हमें कंप्लाइंट नजर आता है, ऑलरेडी मुझे ये वो काम करता हुआ नजर आ रहा है जो काम मैं इससे करवाना चाह रहा हूँ। कहता है यूजिंग सोलर एनर्जी, रिसाइकलिंग, कार्बन न्यूट्रल एक्सेट्रा एज सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कंपनी। फिर आपसे कहता है, अगर आप तीसरी चीज देखिए, आइडेंटिफाई गैप। कहते हैं पीएसएस शुड मैच द ईएमएस रिक्वायरमेंट विद इट्स करंट सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई दोस क्राइटेरिया व्हिच आर करंटली नॉट बीइंग कंप्लाइड विद। आप एक मर्तबा आइडेंटिफाई कर ले कि आपके गैप्स क्या है, आपने कहाँ पे आप जो है वो सफर कर रहे हैं, कहाँ पे आपको जो है वो एक इशू नजर आ रहा है। फिर कहता है प्लान एंड एड्रेस द गैप। कहता है नाउ PSS should match the EMAS criteria with its current situation and identify those criteria that are currently being complied with. PSS should implement procedures to address the gap and that it becomes fully compliant with EMAS requirement. आप वो gap fulfill करें और फिर लास्ट काम करें कि PSS should have an environmental audit to ensure. अब देखें, ये स्लाइड बनाना इतना मुश्किल काम नहीं था। इट इज वन ऑफ द, सिर्फ इसमें वो पॉइंटर आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। तो अगर मैं ये कहूंगा कि भाई एक स्लाइड के अंदर जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं, एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स तो होने ही होने चाहिए। अब अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, ये कितने मार्क्स का था, जरा मैं इसको बंद करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। 14 मार्क्स की दोनों स्लाइड्स है, इसका मतलब है 7 मार्क की एक स्लाइड है। तो अगर आप इसमें सेफ साइड 4 पॉइंट भी दे देते हैं ना, 4 पॉइंट भी दे देते हैं, यानी 8 मार्क्स को मैं डिवाइड कर 14 की स्लाइड के साथ वो कितना दिया हुआ है, इसका मतलब है ये 14 नहीं हुआ ना, ये तो 18 हो गया। तो 18 का मतलब है 9 मार्क्स फॉर वन स्लाइड। 9 मार्क्स फॉर वन स्लाइड डिवाइडेड बाय 2 करो तो कितने पॉइंटर आते हैं जी? 4 प्रोफेशनल मार्क्स और 10 रिक्वायरमेंट मार्क्स। अच्छा, तो टोटल 14 है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है 14 मार्क्स है, 14 मार्क्स को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो 7 आता है। ठीक है, तो 7 मार्क पर स्लाइड एंड नोट। ठीक है। अच्छा, स्लाइड के पॉइंटर आइडेंटिफाई करने का मेरे हिसाब से 0.5 होगा और 1.5 मार्क मिलेगा आपको लिखने का। ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बेहतर व्यू पॉइंट लिखना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली पॉइंटर आइडेंटिफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स में आपने देखा होगा कोई खास जस्टिफिकेशन थोड़ी, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने ऑडिट करा ले, उसके बाद पहले गैप फिल करें, आप EMAS की रिक्वायरमेंट को देख लें और अपनी रिक्वायरमेंट को देखें और जो डिफरेंसेस है उसको आप अकाउंट फॉर करने की कोशिश करें। तो नोट्स इतना डिफरेंट नहीं है, मेन चीज है आपकी स्लाइड के पास। ठीक है,
तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में क्या कहता है भाई? सेकंड में कहता है की एरियाज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सबको सेम मार्क्स एलोकेट करें, ये भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ये जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी वाला पार्ट है इसके जरा कम मार्क्स बनते हैं। की एरियाज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज क्या हो सकते हैं? ठीक है जी। अब मैं स्लाइड को फिल करता हूँ। लिमिटेड यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस। आपके पास जो रिसोर्सेस है दे आर वेरी लिमिटेड। तो एनवायरमेंटल पॉलिसी का की एरिया ये है कि भाई आप जो रिसोर्सेज है उसको दोबारा दोबारा यूटिलाइज ना करें। जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसके ऑल्टरनेट्स पे जाना शुरू कर दें। नंबर टू, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। आपको रिसाइकिल करना है वेस्ट मटेरियल, आपको यूटिलाइज करना है इस वेस्ट मटेरियल को। और पोल्यूशन एंड कार्बन एमिशन। अब ये देखो, ये जेनेरिक पॉइंट है, ये आपके ईएमएस को में कहीं नहीं लिखा हुआ। मेरे पास पूरा ईएमएस का स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है। हमने एक मरतबा, मुझे याद है, एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हमें उसने कॉपियां बांटी थी ईएमएस के स्टैंडर्ड की। ये तुम यहाँ लगा तो रहे हो, तार से कोई गिरे ना, बस सीधे याद रखना। खैर, ईएमएस का मेरे पास पूरा स्टैंडर्ड है। वहां ये थोड़ी लिखा होता है कि यार लिमिटेड यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज करो। वहां तो बहुत सारी चीजें हैं। वहां तो एनवायरमेंटल ऑडिट के पैरामीटर्स है कि हम किस किस बेसिस पे करेंगे। ये जेनेरिक बात है कि भाई आप एक तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे स्केर्स रिसोर्सेज कम यूज करें। फिर उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल करें। फिर उसके बाद पोल्यूशन एंड कार्बन। देखिए, आज की क्लासेस का ये जो दो क्लासेस है इसका फायदा ये है कि आप ये पूरा सवाल कर बैठे। आज मेरे सामने बैठ के आपने पूरा सवाल कर लिया, तो आपने इसको पूरा रिलीजियसली फॉलो करना है। जब मैं टाइम दूंगा तो प्लीज इसको कीजिएगा। लेके बैठे रहने में और फिर मैं आऊं, मैं आंसर डिस्कस करूं और आप बोले हाँ सर मैं तो यही सोच रहा था, बिल्कुल यही एग्जैक्ट मैंने यही सोचा था, बहुत अच्छा लगा आपकी और मेरी सोच मिल रही है। सोच मिलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपका अल्टीमेटली आंसर मिलने से सब कुछ होगा। यहाँ पे आपके पॉइंटर नोट्स क्या बनता है, कंपनी नोट्स क्या बनते हैं? कहता है भाई ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अकम्पनिंग नोट्स देखो अगर आप, तो यहाँ पे वो कहता है आपसे, लेट्स सी। जी, ईएमएस इन्वायरमेंटल ऑडिट मुख्तलिफ नहीं है। ईएमएस एक स्टैंडर्ड है, इन्वायरमेंटल इको मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एक है जिसकी बेसिस पे इन्वायरमेंट ऑडिट करती है। यानी कि एक ऑडिटर आईएफ आईजा की बेसिस पे ऑडिट करता है ना, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑडिटिंग। इसी तरह एक इन्वायरमेंटल ऑडिटर इन्वायरमेंट की बेसिस पे इसके ऑडिट कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहता है? ठीक है। अच्छा जी, क्या कहता है? कहता है देखो हमारे पास एनवायरमेंटल पॉलिसीज पे कौन से की एरियाज है जो हमें आइडेंटिफाई होते हैं। नंबर वन, लिमिटेड यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। आपके पास लिमिटेड यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज आप ना करें इस्तेमाल। कार्बन, ये आप जेनेरिक लिखो, आप इसमें एक पॉइंट और भी डाल सकते जी। आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं। इसको आप सब स्टैंडर्ड ना लिखें, इसको आप लिखें अनहाइजेनिक या अनहेल्दी मटेरियल, या मटेरियल दैट इज सफोकेटिंग द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय। यूं लिख दे आप बिल्कुल डाल सकते, बिल्कुल सही पॉइंट बताया आपने। पोल्यूशन एंड कार्बन एमिशन, गवर्निंग नोट्स क्या बन रहा है भाई इसके? ऑर्गेनाइजेशन शुड लिमिट इट्स यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। आप सीए वाले हो? हाँ, सीए कर रहे हो, सही। Natural resources such as oil and tea, etc. PSS is already focusing on reducing the use of scarce resources. For example, PSS is using solar energy to power its four plants. Organization should properly recycle all its waste material and products. PSS is already recycling all its waste which is generated across the manufacturing plant. It is also recycling the old mattresses. Organization should minimize pollution and emission. PSS is a carbon neutral business which shows that it is focusing on reducing the carbon footprint. अच्छा, अब आपको ये नहीं लग रहा कि हम पीएसएस का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, है ना? अब ये देखो, आप रिक्वायरमेंट को दोबारा पढ़ो, टास्क वन की रिक्वायरमेंट को मैं दोबारा पढ़, तो तुम्हें समझ आएगी कि हम साथ दे क्यों रहे। The chief executive is aware that the contract of Zealand Health is conditional
upon PSS, retailer also comply with PSS. हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल सही लिख रहे हो. Conditional offer, PSS complying with Eco Management and Audit Scheme, EMAS. He knows that environmental policy is part of EMAS requirement. The chief executive has asked you to make a presentation to the board outlining the specific action and key areas that PSS would need to focus to achieve compliances. कह रहे कौन से एरियाज है जिस पे पीएसएस को फोकस करना चाहिए, या वो कर रही है. Prepare two presentation slide with accompanying note which can be presented to the next board meeting, which explain the action of PSS will need to take to comply with the EMAS and outline the key areas which should be included in the environmental policy. ये दो बातें आपसे पूछ रहे हैं. पहली बात तो आप कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे. आर यू कंप्लाइंग विद EMAS? पहला आपकी स्लाइड बन गई. दूसरी बात ये हो गई कि आपके एनवायरमेंटल पॉलिसीज के जो इम्पैक्ट है वो आप इस वक्त फॉलो कर रहे हो. तो देखो, क्योंकि इसने पूछा है दैट आर यू कंप्लाइंग, तो आई एम कंप्लाइंग या आई एम नॉट कंप्लाइंग. तो आपके नोट में ये जस्टिफिकेशन होनी चाहिए दैट इफ यू आर कंप्लाइंग, गुड टू गो. इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग, देन यू आर नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब. तो आप कंप्लाई करेंगे तो भी जस्टिफाई करना है, क्योंकि पूछा ही उसने ये. अगर वो ये कहते थे ना EMAS की रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं कंप्लाइंस पे कोई बात नहीं लिखता. लेकिन उसने यहाँ पे कहा है कि PSS will need to take to comply with EMAS and outline the key areas that should be included in the environmental policy. Professional marks are available for demonstrating communication skills. Communication skills का मतलब ये है how well you say that we are complying it or not. So this is how well I am saying that yes sir, we are complying it. आप देख सकते हैं. This is how well. मैं इसका दोबारा से ये आंसर पढ़ रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात की क्लैरिटी नजर आए. मैं कंपनी नोट्स पढ़ रहा हूँ सिर्फ इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैंने कंप्लायंस पे कितना फोकस किया हुआ है. ऑर्गेनाइजेशन शुड लिमिट इट्स यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज सच एज ऑयल, tree, etc. PSS is already focusing on reducing its use of scarce resources. For example, PSS is a solar energy and is to power its coal plant. तो मैंने कहा भाई मैं comply कर रहा हूँ, पहली बात. दूसरी बात, organization should properly recycle all its waste material and products. PSS is already recycling. तो मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे भी comply कर रहा हूँ. Organization should minimize pollution and emission. PSS is a carbon neutral. तो मैंने कहा मैं यहाँ पे भी comply. तो मुझे मेरा इस कंप्लायंस को फोकस करना है. आओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पे काम करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पे हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो. सुने, ये हो गया टास्क 1 हमारा पूरा हो गया. क्या है अभी और? जी मैं खुलवाता हूँ बेटा, 2 मिनट दे, मैं खुलवा. टास्क 1 में और तो नहीं है ना कुछ? नहीं. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं. हमने टास्क 1 पूरा किया. अब हम आ रहे हैं टास्क 2 पे. मैं सिस्टम को खोलता हूँ एक सेकंड. और किस किस के पास हैंडआउट नहीं है ये भी बता दो. आंसर
वो खोल रहे थे। ठीक है जी, आगे आ जाए, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पूरा हमने केस रिक्वायरमेंट पढ़ी है, काम आपने करना है सिर्फ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू है, आई एम गोइंग टू डिक्टेट कि भाई आपने इसमें करना क्या है। बहुत आसान है ये सवाल, इट्स वेरी इजी। एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग, अजान नमाज अभी नहीं हुई है। At the last board meeting, the human resource director uploaded the board, updated the board with the result of the recent annual staff survey. अब आपके पास वन ऑन वन एग्जिबिट है ये, ठीक है, एक एक एग्जिबिट की बात हो रही है। A number of issues were discussed which the chief executive has asked you to assess further. बहुत सारे इश्यूज को हमने देखा जिसको हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ने हमें कहा कि भाई इसको और फर्दर डेवलप करते हैं। Prepare a briefing paper for the chief executive which assess the issue raised in the staff meeting या survey and recommend actions which PSS should take to address these issues. आप actions भी recommend करें और आप इश्यूज भी आइडेंटिफाई करें। मुझे दो जरा, बल्कि बाहर से ले आओ। हाँ, वो उसको दिया। एक उसको दे दो। जी जनाब, आपको क्या लगता है, क्या सर्वे में क्या इश्यूज नजर आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अब आप इसको पता है करेंगे कैसे? आप इसे करेंगे कॉलमनर फॉर्मेट पे। ठीक है, दो बातें पूछी है ना, कितने मार्क्स का है? 18 + 4 22 मार्क्स का। बड़ा सवाल लेकिन आसान सवाल है। मुझे लगता है सबसे पहला है हेल्थ इशू। ठीक है, सबसे पहला हेल्थ इशू। हेल्थ इशू को ना पूरी तरह डिफाइन करने, मार्क्स नहीं मिलेंगे वरना। जैसे मैं आपको एक पढ़ के बता रहा हूँ, देयर इज अ पॉसिबल हेल्थ इशू ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ केमिकल फ्रॉम द लोअर क्वालिटी फोम, दिस इज सीरियस इशू। अब वो हेल्थ इशू कैसे है? देखो, इशू तो आइडेंटिफाई कर दिया, वो इशू कैसे बना? सुनो, दिस इज अ सीरियस इशू as it may lead to health and safety issue to your staff. It will also lead to high staff turnover and possible legal and reputation risk. This is also against the company's value and of human resources. तो अब आपने कहा भाई इसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स भी इम्पैक्ट होगा, इसकी वजह से कंपनी की वैल्यूज भी इम्पैक्ट होती है, इसकी वजह से लीगैलिटी इश्यूज भी आते हैं, इसकी वजह से रेपुटेशनल इश्यूज भी आएंगे। रिकमेंडेशन, पीएसएस may consider using alternative chemical which are less harmful. PSS should also provide protective equipment. अच्छा, अब ये आप वो लिख दे, पीपीई लिख दे। वो जो कोविड में नहीं आई थी पर्सनल प्रोटेक्टिव, वो लिख दे आप। लेके पीएसएस को पीपीई दे दे अपने एम्प्लॉय को, तो वो भी उससे सही हो जाए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक जनरल वर्ड है, वो सिर्फ कोविड में इस वजह से हमें पता चला था क्योंकि लोग पहन रहे थे, वरना इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स, इट इज यूज्ड बाय हेल्थ एजेंट। हमारे ऑफिस में वो आवाज, जो मशीन की आवाज है ना, वो बहुत स्ट्रांग आती है, तो वो हेडफोन बनाते, वो उसको भी पीपीई कहते हैं। ठीक है, वो हेडफोन बनाते हैं एम्प्लॉइज को ताकि वो बहरे ना हो जाए। कंटिन्यूअसली वो धड़ाधड़ मशीन चल रही है और ठीक ठाक आवाज होती है। मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई बंदा 5 साल काम करता है तो बहरा हो जाता है, कंप्लीट या पार्शियल बहरा हो सकता है। तो वो पहना देते हैं आपको कि आप, और हमारा ये बड़ा सीएसआर भी है कि हम ये काम करते हैं। पीएसएस शुड आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू द स्टाफ हु आर हैंडलिंग दीस केमिकल। ठीक है, तो पहली चीज हो गई। और कोई बताओ?
एचआर की डायरेक्टर ने कहा था कि वेबसाइट पे पॉजिटिव कमेंट्स तो जैसे आप सब कह रहे थे ना एसीसी शुगर कोटेड, बिल्कुल ये कह सकते हैं, रिव्यू, शुगर कोटेड रिव्यू रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉइज। यस, वेरी गुड, शुगर कोटेड रिव्यू हो सकता है पहला। दूसरा हो गया आपका हेल्थ इशू, और कोई बात? इन लैक ऑफ इनोवेशन, ठीक है। और बहुत बड़ा एक इशू है जो मेरे दिमाग में आया वैसे, फुल कैपेसिटी यार। हमारा सबसे बड़ा इशू कि हम फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं और हम नए मॉडल पे, नए चीज को, नए प्रोजेक्ट को उठाने जा रहे हैं, और स्किल्ड लेबर नहीं है। वेरी गुड। और क्वालिटी, यस, लोअर क्वालिटी, क्वालिटी की डिक्लाइन आ गई है। क्वालिटी हमारी इतनी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है। और सेल्स रिटर्न की कॉस्ट, कॉस्ट ना लिखो, हाँ यूं लिख दो यार, लेकिन वो सर्वे में नहीं लिखा हुआ ना, ये तो सर्वे से कनेक्ट कर रहा है ना। वेरी गुड, लेबर टर्नओवर, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशनल डिसरप्शन आ रही है जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर हो रहा है। अनेबल टू मीट ऑर्डर, जिसकी जाहिर है लेबर टर्नओवर की वजह से क्या क्या होगा, ऑपरेशनल डिसरप्शन है। आपने देखा भी था, उसमें लिखा हुआ था लेबर टर्नओवर का अमाउंट। फिर उसके बाद अनेबल टू मीट ऑर्डर, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर इन द इंडस्ट्री। ये तीनों चीजें आपके लेबर को, लेबर के टर्नओवर की वजह से आपको होता है। अगेन ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि नमाज का टाइम हो गया। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं 7:20 तक नमाज ब्रेक, आप 7:20 तक ले, लेकिन इसको वापस आके हमने सॉल्व करना है। आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे फौरन, ठीक है? अब मैं आऊंगा, आप सॉल्व करते हुए नजर आए। मैं आपको पूरा टाइम लगा के जा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने कितने टाइम में करना है। मैं आपको 15 मिनट की नमाज ब्रेक दे रहा हूँ, आप सुकून से जाए, नमाज पढ़े, वापस आए, मेरे लिए भी दुआ करें। आपके पास 18 + 4 मीन्स 22, मल्टीप्लाई में मैं इसको कर रहा हूँ 1.7, तो दिस मीन 37 मिनट्स है। तो मैं अगर आपके पास 7:20 में 37 मिनट ऐड करें तो यू हैव टाइम टिल 7:55, 7:50, 40 लगाओ ना, 40 होगा तो 8 हो गया ना, तो 7:55 तक का टाइम है, ठीक है? आप 7:55 तक ये मुझे सॉल्व करके देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यार मैंने उसको बोला वो नमाज पढ़ने गया, वो आके सिस्टम। यार आप एक काम करें, आप इसको उठाएं, इसको, इसके अंदर एक वो लगा, आगे आ जाओ। रिटेलर से चार्ज कर रहे थे पर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से चार्ज नहीं कर रहे, तो ये भी सर्वे हम लिख सकते हैं। रिटेलर से चार्ज करें, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन चार्ज नहीं, ये लेबर सर्वे में काम होता है। देखो जो सर्वे में बताया बस वही उठा। अब इसके लिए 1-on-1 एग्जिबिट लेना है, सिर्फ सर्वे उठा लो बस, और कुछ अभी दूसरा भी कराऊंगा, यश का भी मैंने कर दिया, उसका भी आपको कराऊंगा। हाँ ना, बहुत जरूरी चीज है, तुम्हारी सोच है। अक्सर तो बोर्ड मीटिंग में मैं निकाल के बैठूंगा जी, मैं प्रोजेक्टर लगा रहा हूँ। दुबई नहीं गए? मंडे से गया मैं सर। तुम कहाँ से गए? गुड यार, 2 पेपर। कौन सा एफटीएस है? मेरा 8 है। ये बस लास्ट 8 है। इसके 2 पेपर रह गए।
क्या होगा? किसका? बिल्कुल, बहुत बहुत होशियार हो तुम। जी बच्चों, हो गया? आर यू डूइंग इट? हम्म। हाँ, ना ना ना, 3 मार्क्स है। सॉरी, ये मैं बताना भूल गया। हाँ, इश्यूज और रिकमेंडेशन का 1 पॉइंट का 3 मार्क। ठीक है, ये मुझसे मैंने आपको शुरू में बताया था, 3 मार्क पर पॉइंट। तो अब आप डिवाइड कर सकते हैं जितने मार्क्स का सवाल। कितने मार्क का सवाल है? 22 डिवाइडेड बाई 3 कर लो तो 6 7 कर ले आप। ज्यादा ही लिखे, कम में जाइएगा। याद रखिएगा, इस पर आपने मैथमेटिकल रूल नहीं लगाने का। 0.5 से कम आ रहा है तो एक कम कर दे, तो नहीं, ज्यादा ही रखे इसको। हमेशा राउंड फॉरवर्ड करेगा, राउंड अप करेगा। यार इसमें से पता नहीं कौन सा कीबोर्ड है जो बजता ही रहता है। बेटा इसको सेव करते रहिएगा, कोई भी डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपके पास पूरा 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 क्वेश्चन आप एक साथ भेजेंगे मुझे, तो आपको एक दिन में रिव्यू मिलेगा। हो गए। मैं आपको 2 मिनट ग्रेस पीरियड दे रहा हूँ, कर लें खत्म। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आर यू डन? जी, अब्दुल, शम्स, रामेल, समीर, अजवा, मानूर, आलिया, अरसलान, हाशिर, हुसैन, नबीरा, ओमी। ओमी तुम इंडिया में ही होगी, तो पाकिस्तान आ गए। ये क्या इंडिया ने क्या क्या किया? ये क्या चांद मान पे पहुंच गए तुम? ये तो नहीं पहुंच गया है ओमी। लगता है वो फुल काम में लगा हुआ। साइमा, शहीर, सिद्रा, युवराज, जैनब। गुड, गुड। युवराज ने भी कर लिया। युवराज तुम भी इंडिया से हो? फिर कहाँ से? नेपाल से। तुम्हें उर्दू कैसे आती? नेपाल में उर्दू बोली जाती है? तुम्हें कैसे आती है?
गुड यार, तो तुम्हें मेरी सारी बातें समझ आ रही है? मुझे लगता है तुम इंडियन मूवीज के फैन हो फिर। गुड यार, वेरी गुड। तुम बोल सकते हो उर्दू? जरा माइक ऑन करके उर्दू बोलोगे? करो माइक ऑन। हाँ सर। हेलो सर, कैसे हो अभी आप? क्या? मैं ठीक है, गुड यार, बढ़िया तुम्हारी सर। उर्दू बहुत अच्छी है। सर मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ रिगार्डिंग, आई थिंक आपने स्टडी, आपने सब कुछ बता दिया होगा, पर हाँ पूछो स्टडी में नहीं था ना, तो इसलिए कुछ पूछना था। पूछो पूछो। ये जो एग्जिबिट है ना, हाँ एरर और टैक्स, सब एग्जिबिट्स एंड टैक्स आर रिलेटेड, आई थिंक 1:1 रेशियो। फॉर पर टैक्स के लिए इच वन एग्जिबिट देखना चाहिए यार, नहीं तो पहले सब एग्जिबिट देख के टैक्स लेना चाहिए, अथवा क्या करना चाहिए? मैं इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ। यार, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक साथ सारे एग्जिबिट देखें और यस फिर सर। उसके बाद जो है वो उसको अटेम्प्ट करें। बिकॉज आपने अभी देख लिया होगा कि सारे एग्जिबिट पढ़ के हम लोग चीजें भूले नहीं है। ठीक है, यस सर। हमें काफी सारी चीजें याद आ रही है। तो द केस इज के ठीक है, एग्जिबिट्स बड़े हैं, लेकिन देखो इस दफा जो बेस्ट पार्ट होगा ना, वो तुम्हारे जो प्री सीन है वो तुम्हें इतना याद हो चुका होगा, इतना याद, यानी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू गो थ्रू प्री सीन। तो वो जब यस कल सर। से प्री सीन पे उतरेंगे ना, तो तुम्हें एक बार तो मैं पढ़ाऊंगा, फिर वर्कशॉप एंड होने से पहले फिर मैं एक बार रिव्यू कराऊंगा। फिर तुम जो है जब अपने पेपर में जा रहे होगे, डायरेक्ट घर पे बैठे होगे तो भी पढ़ रहे होगे, पेपर में जा रहे होगे तब भी पढ़ रहे होगे, फिर पेपर में भी मौजूद होगा। तो तुम इतने फेमिलराइज हो जाओगे प्री सीन के कि तुम्हें एग्जिबिट कनेक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम पढ़ रहे हो ना, तो इस वजह यस से सर। थोड़ा सा लग रहा है। तो जब ये तुम फेमिलराइज हो चुके होगे करोगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अभी ये टैक्स टू करने के लिए हम सिर्फ एग्जिबिट नंबर 2 देख रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये 1-on-1 एग्जिबिट। यस। हमारे पास 3 टैक्स हैं, और 3 एग्जिबिट का टास्क? नंबर 4 सेम ही, और थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। नहीं, 3 एग्जिबिट का नंबर 4 से ज्यादा नहीं होगा। ओके, देन आई थिंक 2 टैक्स 1:1 आएंगे और 1:2 होगा ना ना मे ना बी। ना ना, ये मत सोचो, ना ना, हो सकता है एक आए 1:1, हो सकता है एक भी ना आए, ये नहीं सोचना कि 1:1 ज्यादा होंगे। ये आपके नेवर एक्सपेक्ट दी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एसीसी एग्जामिनर। एसीसी ओके एग्जामिनर बड़ा होशियार है, तो दिखाता कुछ है, करवाता कुछ है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ऑलवेज वेलकम। क्या टाइम यार, कम ऑन, खत्म बस, डन। इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं, चले लेट्स डिस्कस। जी जनाब, तो आपने कुछ ऐसा ब्रीफिंग पेपर लिखा होगा, फॉर्मेटिंग की गलती मत करता। शहीद, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हारे सवाल पे भी आता हूँ। फॉर्मेटिंग की गलती प्लीज मत करना यार, ये ब्लंडर होगा अगर आप फॉर्मेटिंग की गलती करेंगे। अगर किसी के पास प्रोफेशनल फॉर्मेट्स नहीं है, मैं ग्रुप पे दोबारा भेज देता हूँ, लेकिन प्लीज फॉर्मेटिंग की गलती नहीं करना। ये ब्लंडर है, यानी जिसका पेपर 49 पे रुका है और सोचो उसने फॉर्मेटिंग की गलती की है, तो उसने ब्लंडर नहीं, मतलब बिग ब्लंडर की है। वो बिल्कुल नहीं करना यार। ब्रीफिंग पेपर हैज नो फॉर्मेट, ब्रीफिंग पेपर हैज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। जैसे रिपोर्ट लिखते हैं वैसे ही ब्रीफिंग पेपर लिखते हैं। ब्रीफिंग पेपर इज लाइक अ मिनी रिपोर्ट, बेसिकली वो है ही मिनी रिपोर्ट। तो बिल्कुल आप फॉर्मेट लिखेंगे जैसे लिखा हुआ इसी तरह लिखते हैं। क्या कहता है बेटा? टू चीफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट, सब्जेक्ट इशू रेज्ड इन द स्टाफ सर्वे एंड रिकमेंडेशन, इसमें होना चाहिए था रिकमेंडेशन का वर्ड ऐड कर लीजिएगा प्लीज। डेट इज सितंबर 2013। Introduction: the briefing paper assesses the issues raised by the staff in the survey and recommends action which PSS should take to address these issues. Issues क्या है? सबसे पहले आपके पास आता है बेटा health issue. There is possible health issue due to exposure of chemical from the low quality form. अब मैंने ये हेल्थ इशू बताया, अब मुझे इसे जस्टिफाई करना है कि हेल्थ इशू क्या है। भाई लो क्वालिटी फॉर्म से हमें क्या असरात हो रहे हैं, ठीक है, वो तो कस्टमर को होना चाहिए। नहीं जनाब, this is a serious issue as it may lead to health and safety issue to your staff. It will also lead to high staff turnover and possible legal and reputational risk. This is also against the company's value for human resources. तो ये तीनों चीजें मैंने आइडेंटिफाई कर दी। देखिए यहाँ पे आपको एक्चुअली एक नहीं 3 डिफरेंट पॉइंट पता चल रहे हैं जो मैंने कहा। ये इशू आपकी हेल्थ इशू आएगा, सेफ्टी इशू ऑफ योर स्टाफ, पहला पॉइंट। इट विल लीड टू हाई स्टाफ टर्नओवर और पॉसिबली लीगल और रेपुटेशनल रिस्क आएगा,
और कंपनी की वैल्यूज के अगेंस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स के अगेंस्ट है। फिर PSS could may consider using alternative chemicals। अच्छा आप लिखना बंद कर देना, प्लीज मत लिखो ऑल्टरनेट, जितना लिखा है वही भेजना, चेंज मत करना घर जाके भी। Alternative chemicals which are less harmful। PSS should also provide protective equipment to staff who are handling these chemicals। ठीक हो गया। Lower quality। In January 2013, PSS changed to a cheaper and low quality form to reduce manufacturing cost। Moving to a low quality material is against the values of PSS। Also, low quality will lead to increase in return, loss of customer। देखो इशू से होगा क्या, अगेन इशू बताना कोई बड़ी, ये तो यार मैं भी कॉपी पेस्ट कर लूं भाई, ये तो मैं भी कॉपी पेस्ट कर लूं, इट्स लाइक ABC, बहुत आसान है। इससे होगा क्या, रेपुटेशन रिस्क है, आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, आपकी लो क्वालिटी मटेरियल जो है वो आपकी वैल्यूज के अगेंस्ट होगा। फिर PSS should not compromise on the quality of the raw material in order to reduce the cost। Sorry, ऊपर से पढ़ो। The owner of PSS take pride of high quality and brand image। PSS should not compromise on the quality of the raw material in order to reduce cost। You should revert to original quality material as soon as possible। अच्छा, या तो ये लिखो या आप ये भी लिख सकते हो, you can find out better quality material जो कि आपके पास अवेलेबल है और आप उस पर शिफ्ट कर सकते हो। रिव्यू बाय स्टाफ ऑन वेबसाइट। रिव्यूज बाय स्टाफ ऑन वेबसाइट, ये जो अनएथिकल रिव्यूज मांगे थे, मैंने कहा था भाई एक काम करो, रिव्यू दो और अपने पार्ट पे अच्छा अच्छा बताओ। Several staff members suggested that some of our staff should write positive review, mattress review। Don't you think it is unethical to write fake review? अब मुझे बताओ स्किल कौन सा टेस्ट हो रहा है? स्केप्टिसिज्म आ गया, स्केप्टिसिज्म। अब आप बोलते हैं सर स्केप्टिसिज्म कैसे, ये रहा, आप ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं। Isn't it the case that low quality material will also damage our reputation? आप इससे ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं। Isn't it the case that we might lose our valuable staff just because of health and safety issue? आप सवाल पूछे, आपको skepticism show करना है। Don't you think that it is unethical to write fake review? It is also against the company's value and ethics and might create reputational issues as well as issues with the industry body of which PSS is a member। It is recommended that PSS should provide proper training to the staff regarding ethical values of the company। PSS should also consider disciplinary action so that the staff refrain from such act। Lack of innovation। Some staff are concerned that PSS is not innovating as fast as its competitor। Don't you think that this is against the company value of innovation? Further, if PSS does not innovate, its product will become obsolete and will lead to fallen revenue and market share। PSS should invest in research and innovation। अब आप यूं भी बोल सकते हैं, PSS should make a research and development department, and the core functionality of that research and development department is that they will gather the customer survey, and in accordance with that customer survey, they'll try to innovate themselves or they'll try to innovate the company's product in order to get a competitive advantage or a competitive edge, and then come up with an innovative design। फिर full capacity, all 4 of your manufacturing plant are working in 100% capacity। How will PSS meet the further goals demand if it does not have any manufacturing capacity? Question mark। Also, you are not able to meet your extra orders such as Zealand Health Program, leading to loss of opportunity and revenue। PSS should consider increasing its capacity either by increasing the number of its manufacturing plant। PSS can also consider outsourcing the manufacturing to a reliable manufacturer without compromising on quality, as several online retailers are already using the outsourced manufacturer। High turnover, which may lead to the operational disruption, also leading to that we'll not be meeting our orders deadline, and there might be a shortage of skilled labor in the industry as well। This may lead to PSS should understand the reason of high staff turnover, and once understood, then PSS should try to address the problems that the staff is facing right now and improve their motivation by providing them fringe as well as financial benefit or non-financial benefit। Best regard, independent business analyst। क्लियर होती है बात सबको? अच्छा मुझे बताए इसमें कोई प्रॉब्लम हुई आपको लिखते हुए? आसान था, आइडेंटिफाइबल था, कोई इशू तो नहीं था, कोई ऐसी चीज तो नहीं था जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो मैंने कर ही नहीं सका, एंड दैट वाज समथिंग जो कि मेरे लिए बड़ा
मुश्किल सिनेरियो क्रिएट कर रहा था, ऐसा तो नहीं था भाई। नहीं, एक ही है, ये पूरी समझाई भी है। असल में वो ब्रेक मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ, मतलब मैं चाहता कि ये चीज यहाँ पे समझ आ जाए और ये चीज यहाँ समझ, आप एक साथ कर दो, आप इसकी पैराग्राफिंग पूरी कर लें। ये एक ही है भाई, एक ही है बिल्कुल। 3 मार्क मिल रहे हैं एक चीज के ऊपर, तो आपको प्रॉपर रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, आ जाए जी। क्वेश्चन 2 का टास्क ये हो गया हमारा। Task B. The Human Resource Director is wondering if PSS should consider introducing a talent management program to identify more suggestions for improvement and develop the skills and competence of the workforce. She has emailed you for your advice. Draft an email to the Human Resource Director which advises on how talent management program can support PSS value together with challenges PSS may face with such a program. अब आप बताएं क्या लगता है, क्या इश्यूज हो सकते? भाई सिंपल है यार, एक बात बताओ, अगर स्टाफ ट्रेन होगा क्या होगा? वेरी गुड, स्किल बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी पहली चीज आ जाएगी। आपका स्टाफ का टर्नओवर कम हो जाएगा, लोअर टर्नओवर आ जाएगा, और आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेहतर हो जाएगी क्योंकि आपका स्टाफ टैलेंटेड हो जाएगा। ठीक है, वेस्टेज कम हो जाएगी, वेरी गुड। तीसरी, सक्सेशन प्लानिंग हो जाएगी क्योंकि ट्रेन होगा, कोई जाता है तो पुराना आप उसकी जगह ला सकते हो। कस्टमर नीड और इनोवेशन हो जाएगी, फिर स्टाफ के साथ स्टाफ के रिटेंशन बेहतर हो जाएगी, स्टाफ का टर्नओवर कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल भी पूछा, सॉरी बेटा, एक्सीडेंट ऑल्सो कम हो जाएगा सर। क्या कम हो जाएगा, दोबारा बोलो। सर इधर नेक्स्ट टास्क में वो था ना, एक्सीडेंट इश्यू स्टाफ लेस स्किल्स दे आर यूजिंग केमिकल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीडेंट वो भी कम हो जाएगा। वगैरह कम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। अच्छा, चैलेंजेस क्या हो? रेजिस्टेंस आती है। देखो, जब मुझे भी मैसेज आता है ना, जब मैं ऑफिस से निकल रहा होता हूँ, टुडे वी विल बी हैविंग अ ट्रेनिंग ऑफ हाफ एन आवर, दिल चाहता है गोली मार, भाई तू सुबह बता दे, तू सुबह रख ले, तू दोपहर में रख ले, तू ये क्या तमाशा बनाया है कि यार शाम आप जिस वक्त निकले, पता नहीं इनको कैसे पता चलता है ये आदमी इस वक्त जा रहा है, उस वक्त मैसेज आएगा हाफ एन आवर की हेल्थ एंड सेफ्टी पे ट्रेनिंग। अब वो ट्रेनिंग भी क्या होती है, हाथ पीछे रख के कैबिनेट के नीचे घुसो, हेल्थ एंड सेफ्टी की विसिल बजेगी, कैबिनेट के नीचे घुसो, फिर नहीं बजेगी वापस आ जाओ, फिर बजेगी, आजकल हमारे साथ ये हो रहा है। और जो नहीं घुसा होता उसको बोलते हैं सर दोबारा होगा, आप कैमरे में आ जाए, नहीं घुसे, मॉनिटरिंग हो रही है, जाइलो वाली हरकतें हो रही हैं आजकल, कम उल्टी सीधी हरकतें। ठीक है, आप सोचो शाम 5 बजे आज से ये एक्सरसाइज, अब आप कितने थके हुए होते हो और आप क्या, मैं तो कहता हूँ उस वक्त आग ही लग जाए सच। बहरहाल, तो सबसे पहला तो रेजिस्टेंस है, लो मोटिवेशन होती है, आपकी मोटिवेशन कम होती है। स्टाफ में लीव क्यों, मैंने एक पॉइंट लिखा, स्टाफ में लीव क्यों? देखो, हर स्टाफ जो होता है ना, वो अडेप्टेबल नहीं होता। मैं एक मिसाल देता हूँ, आज आप अपने अब्बा को बोले यार सारा काम कंप्यूटराइज कर दे, चमाट मार के बाहर निकल दे। मैं आज अपने अब्बा को बोला अब्बा एक काम करो, जो भी आप काम करते ना इसको कंप्यूटराइज कर दे, क्या फाइल है, आज भी मेरे अब्बा खाता बना रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ क्यों, माय फादर इज इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, तो वो आज भी वही बिल्कुल पुराने जमाने का काम लेके बैठे होते हैं। उनकी एक डायरी होती है और वो बैठ के, बल्कि उनको अगर आप गिफ्ट भी कोई देता है ना तो डायरी ही देता है, उन्हें पता है कि ये आदमी डायरी लेके बैठे। तो मैं अगर उनको बोलता हूँ कि यार आप एक काम करें ना, ये क्यों करते हैं, आप लैपटॉप है आपके पास, आप शुरू हो जाए, कहते हैं वो तुम्हारा काम है बेटा, तो तुम जैसे लोग करते हो, हमारा नहीं। किसका वजह है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग स्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। और एक और चीज क्या हो सकती है, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड। देखिए, अगर मैं आपको गलत ट्रेनिंग दूंगा ना, नहीं, जैसे मुझे अभी 6 महीने पहले इन्होंने ना डेप्रिसिएशन के स्टैंडर्ड पे ट्रेनिंग दी। अब वो इतनी बेसिक थी कि मैं क्या बताऊं, लेकिन वो कहते थे कि सर मसला ये है कि अगर हम आपको अभी ये ट्रेनिंग नहीं देंगे ना, यानी वो सबको दे रहे थे, तो उसमें मैं भी फंस गया। तो मैं, अब होता क्या था कि उन्होंने अपने आवर्स पूरे करने होते,
कि एचआर ने कहा कि यार सर ईयर क्लोज हो जाएगा, दिसंबर आने वाला है, तो हमें आपके ट्रेनिंग आर पूरे करने हैं। हाँ, आपने ट्रेनिंग ली नहीं है, आप बेशर्मी करते चले जाते, तो आप ये वाली ट्रेनिंग तो अटेंड करेंगे हर हालत। अब हुआ क्या पता है उसका इम्पैक्ट, वो ट्रेनर बेचारा फंस गया, क्योंकि ट्रेनिंग कर रहा था मैं, ट्रेनर था कोई और, तो अब उससे मैं उस इंटेलेक्चुअल लेवल के सवाल पूछने लग गया था जो उसको भी नहीं आते थे। तो उस ट्रेनर ने बाहर निकल के बोला कि ये है कौन, भाई बंदे से पूछा एचआर, तो उसने बोला सर ये हमारे ऑडिट के। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात सुने, या तो इसको बिठाएं या मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, फिर मुझे बाहर बुला कर, सर यार यार मत बैठे आप बल्ले, आप साइन करके चले जाए, लेकिन सर इसका तिया पाचा एक ना करे, बाकी सारों को करने। मैंने कहा वो इतनी, मतलब वो पता क्या बता, डेप्रिसिएशन के मेथड्स और उसका फॉर्मूला, और वो बता रहे किसको, वो बता रहे हमारे अकाउंटेंट्स को, वो बता रहे हमारे ऑडिटर्स को, वो बोर्ड मतलब ऑडिट कमेटी का बंदा बैठा हुआ है, वो सुन रहा है बैठ के यार डेप्रिसिएशन के मेथड कैसे होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, यूजफुल लाइफ, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का फर्क बता रहे हैं। मैंने कहा भाई आप मुझे अब जाहिर है जब आप खेलते हो तो फिर आप तरीके से खेलते हो, मैं तो ट्रेन ही हूँ, मैं तो तरीके से, तो उसकी थोड़ी सी जो है ना मुझसे हटना शुरू हो गई थी। तो अगेन आप सही ट्रेनिंग देना यार, मतलब आप मुझे दे रहे हो, आप बेसल डॉक्यूमेंट्स की ट्रेनिंग दें मुझे, आप इफ्रिक की ट्रेनिंग दे जो मुझे शायद नहीं आते बहुत सारा, तो मुझे मजा भी आए सुनने में। मैं क्या है 16 की ट्रेनिंग लेके बैठा हूँ, नॉन पहले शुरू भी उसने पता क्या किया, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की आईएफआरएस की डेफिनेशन, और उसमें आधा घंटा लगाया जवान के बच्चे। आईएफआरएस की डेफिनेशन में पीपीई का मतलब क्या होता है, मैंने कहा मेरे भाई ये पांचवी, ये मैं एफडी की क्लास में, पहली क्लास में टीचर बच्चे को ये बताता है कि पीपीई है क्या, तो खुदा का खौफ करो, तुम ये तो ना बताओ हमें। वो कह रहे नहीं सर, वो देखे सेल्स का एक बच्चा बैठा हुआ है उसको भी बता दे, वो जिनको जो मिला उसको ट्रेनिंग में बिठा दिया। बहरहाल फिर बाद में उन्हें असर हुआ और उन्होंने कहा एचआर की नहीं थी बेटा, कुछ चीजें डॉक्यूमेंटेड पर्पस के लिए करनी पड़ती है, उसने अपने पूरे तो करने थे ना। अब उसने बजट लिया होगा 1 करोड़ का, ठीक है, अब साल का एंड आने वाला है, 40 लाख भी नहीं लगा, तो बजट को जस्टिफाई, अगले साल वो जाएगा ना तो उसका 1 करोड़ का बजट 50 लाख में हो जाएगा, मतलब वो नीचे ले आएंगे उसके बजट। तो एचआर वाला कैसे चाय पिएगा, कैसे ग्लोरिया जीन्स में बैठेगा, वो कैसे जाके स्टेक हाउस का स्टेक खाएगा, वो बेचारा कैसे पीसी का खाना खा के आएगा, उसको भी तो करना है ना अपना हिसाब किताब। तो उसने कहा कि अब ये कर देता हूँ, जितनी कॉस्ट दिखाऊंगा और फिर उसको बजट से ओवर लेके जाऊंगा तो उसको फिर बजट ज्यादा मिलेगा। एचआर भी होशियार होते हैं। हाँ लंच तो भैया, लंच अच्छा था। बहरहाल लंच मुझे वैसे रोज ही ऑफर करते हो। बहरहाल आगे बढ़ो, क्लियर होती है बात, समझ आती है। अब आप इसको शुरू कर दें। आपके पास कितना टाइम है, 12 + 4 कितने होते हैं, 16, ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर लें। इट इज राइट नाउ 8:15, आई होप सो तुम लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इट इज राइट नाउ 8:15, 8:15 को आप मल्टीप्लाई, नहीं, 18, 14 + 2 is 16 into 1.8, तो हो रहे हैं 30 मिनट्स। सो यू हैव टाइम टिल 8:45, प्लीज स्टार्ट। शाबाश, जल्दी से शुरू कर दो। हेलो, डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल हम लोग प्री सीन पर काम करें या दूसरा वाला पास पेपर पहले सॉल्व करें? प्री सीन, पहले प्री सीन को देख लें, ठीक है, डन। डन, सबने कर लिया।
टाइम भी पूरा हो गया मेरे ख्याल। 45 चल ले ले और ले ले। इसमें चैलेंज लिखे हुए ये लिखने में पीएसएस को क्या चैलेंज आ सकते हैं या नॉर्मली क्या चैलेंज आएंगे? पीएसएस को क्या कहते हैं? मेरी एसी बंद हो गया। चलो जी, आई गेस नाउ यू आर डन। आपका टाइम भी एंड हो गया, ठीक है। लेट्स सी द आंसर। आपने लिखना है ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर को, यस आप ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर को लिख रहे हैं और लिखने क्या है, email to from subject date. Again, the email advises on how a talent management program can support PSS value together with the challenges that PSS may face for such program. क्या कहते हैं? अच्छा जी, कहता है सपोर्ट्स पीएसएस वैल्यू। क्या एरियाज हैं जो पीएसएस की वैल्यू को सपोर्ट कर रहे हैं? नंबर 1, बेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। बेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। The operating profit for PSS is falling since last 3 days, since last 3 years. Talent management program will help in achieving more productivity and efficiency. Hence, it may help in reducing the cost and improve the profit. Better quality products. Quality has always been in the heart of the. अब देखें again, ये सारी areas हैं जो support कर रहे हैं PSS की value. Quality has been in the heart of the PSS business. Also, there has been an increase in the returns since last 3 years. Talent management program will help in improving the quality of the matrices as staff are better trained and motivated. Then again, low staff turnover, ये भी आपने लिखा होगा. PSS is finding it increasingly difficult to hire skilled workers in the competitive market. अगर आप ट्रेन करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली स्किल्ड वर्कर्स आना शुरू हो जाएंगे. जून जस्ट लास्ट वीक 3 स्टाफ मेंबर रिजाइन. देखिए अब आपने इसको जस्टिफाई करना है कि हुआ क्या और फिर उसकी वजह से हमें अगर ट्रेन करेंगे तो हमें क्या इम्पैक्ट नजर आता है. A talent management program will keep the staff motivated and they will see further career prospects and reward. Hence, the staff turnover will reduce. Succession planning.
PSS should be able to PSS should be doing more to improve talented employees further into possible further roles and positions. Talent management program will help in better succession planning, especially at senior staff level, so that any key staff turnover can be replaced quickly through internal promotions. So again, अगर हमारा talent management program अच्छा चलेगा, हम एक ऐसे point पे आएंगे जहां हमारी succession planning हो जाएगी, और जब हमारी succession planning हो जाएगी तो we will be in a position के जहां हम internal promotion staff की कर सकते हैं. Customer need या innovation, the talent management program would help staff to improve their understanding of the business, and they will be able to give suggestions. Hello. Answer me. ठीक है जी. क्या कहता है customer need and innovation. Talent management program would help the staff to improve their understanding of the business, and they will be able to give suggestions which would help in improving the performance and meeting the vision, mission, and values. They will also be able to provide better customer services, which is one of the values of PSS. तो अगेन ये सारी चीजें आपको फायदा देती है. फिर चैलेंजेस क्या है भाई? रेजिस्टेंस आती है, लो मोटिवेशन आती है. आप इस पे 2 लाइन ड्राफ्ट करेंगे, आपने एक्सप्लेन किसी ने की है तो मुझे जरा पढ़ के सुना दो. किया कोई एक बच्चा बता दो, एक एक करके कर दो. आप पहले करो. Training management can be time consuming, it can be more expensive for the PSS as this could lower the profitability margin and might be reason for the increasing in. अब देखें, आपने ये तो बता दिया कि इससे होगा क्या, आपने कहा कि भाई इससे होगा क्या, लेकिन आप ये तो बताएं टाइम एंड कॉस्ट कैसे है. देखो अगेन, providing training to employee will have a time impact, which means that this training might have an impact on employee compromising their time during the office hours, yeah, compromising their time over the office work. This will also have some additional costs which will be borne by PSS. Now, if this cost is, let's suppose if this cost is greater than the benefit that is being attained through training, then this will not have a good impact over the company's profitability. तो आप टाइम को भी डिफाइन करेंगे और कॉस्ट को भी डिफाइन करेंगे. अगला आप बता दो. एक कौन सा पॉइंट बता रहे? रेजिस्टेंस वाला बताओ. वेरी गुड. वेरी गुड. इसका मतलब यही कह रहे हैं कि अगर आप एम्प्लॉय को डेमोक्रेटिकली इन्वॉल्व नहीं करते ना इस फैसले में, तो आपको रेजिस्टेंस नजर आएगी. अच्छा, ये सिर्फ यहाँ का नहीं मसला, नहीं हर जगह का ही मसला है. अगर आप एम्प्लॉयज को डेमोक्रेटिकली इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी. वेरी गुड. और तीसरा कोई बता दो मुझे, आप बता दो. मैं आता हूँ, नहीं आप बता दो. वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा. ये भी लिख सकते हैं. स्टाफ में लीव, ठीक है, या आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड, राइट आइडेंटिटी. ये लिखा है किसी ने, आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड. PSS will identify proper training needs of staff rather than providing same training to all the staff. And this would lead to staff becoming uninterested and may neglect the training. Further, this would drain resources used in staff development. सही है, सही है, ठीक है, नॉट बैड, सही, अच्छा लिखा. क्लियर होती है बातें आपको सारी, ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड चीज आती है, प्रिपेयर अ ब्रीफिंग नोट फॉर द फाइनेंस डायरेक्टर व्हिच डिस्कस हाउ PSS कुड बेनिफिट. अच्छा यार, अब मेरी थोड़ी सी ना तबीयत ऑफ हो रही है, आप ये घर पे सवाल सॉल्व कर लोगे आज जाकर, क्योंकि मुझसे अब बोला नहीं जा रहा. मुझे वॉमिटिंग सा फील हो रहा है. ये कर लेंगे आप घर पे. आज मैं थोड़ा जल्दी ऑफ कर रहा हूँ. कल भी हमारी क्लास है, ठीक है. कल हम जो रियल प्री सीन है वो डिस्कस करेंगे, उसके कुछ एक्सपेक्टेड एरियाज पे बात करेंगे, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज पे बात करेंगे. ये कल भी चलेगा, यानी फ्राइडे को भी, और ये सैटरडे को भी चलेगा.
संडे वाली क्लास में हम क्या करेंगे, वी विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ द नेक्स्ट प्री सीन। अच्छा, हो सकता है संडे वाली क्लास में ऑनलाइन ले, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ना लूँ ऑनलाइन, मैं कोशिश करूंगा फेस टू फेस आऊँ, लेकिन संडे है तो थोड़ा सा इशू होता है, तो हम हो सकता है संडे को ऑनलाइन। फिर संडे के बाद आपकी क्लास हो, अच्छा कल और परसों हमारा मेन प्री सीन पे फोकस है। संडे वाली क्लास में हमारा जो नेक्स्ट प्री वो स्पेसिमेन आया हुआ ना वो है, तो संडे और वेडनेसडे हमारा जो है ये वाला मामला होगा। फिर थर्सडे से जो क्लास होगी ना उसके अंदर हम दोबारा से उस प्री सीन को थोड़ा सा देखें, सिर्फ थर्सडे वाली नेक्स्ट क्लास। तो फ्राइडे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम एक पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। सैटरडे वाली क्लास में आई विल बी गोइंग फॉर अ मॉक एग्जाम्स ऑफ, हम आपका एक मॉक एग्जाम लेंगे जो एसीसीए ने अपलोड किया है, मैं अपना नहीं बना रहा, एसीसीए ने दिया हुआ है, हम उसी मॉक एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, वो आपने नहीं देखा। हर बच्चे के पोर्टल पे वो मॉक एग्जाम दिया हुआ है, आप यहाँ आएंगे, लैपटॉप लाना चाहते हैं लैपटॉप लाएं, इस पे काम करना चाहते हैं इस पे, आपको पूरे 3 hours 15 minutes डेडिकेट किए जाएंगे। एक आदमी यहाँ खड़ा होगा, आपका मॉक शुरू होगा, आप अपना मॉक स्टार्ट करेंगे, डन एंड डस्टेड वाला सीन हो जाएगा। सैटरडे को फिर हम आखिरी क्लास रखेंगे और फिर उसको एंड करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो पास पेपर की प्रैक्टिस चाहिए होगी, कुछ मॉडल चाहिए होंगे, वो मैं आपसे कम्युनिकेट करता रहूंगा ग्रुप्स के थ्रू। क्लियर होती है बात सबको? ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं जी। सर ये मॉडल का लेना है, हम्म, तो रिवाइज और ये देखने चाहिए, पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा, मैं हर दफा ना एक समरी नोट्स भी करवाता था वर्कशॉप, अब क्योंकि वर्कशॉप उस तरह की हो नहीं रही है, हमारा प्रैक्टिस वर्कशॉप है ये ज्यादा, तो मैं वो वाले नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, उसमें सारे मॉडल का रिवीजन और वो सारी चीजें हो जाएगी, तो आप उसको एक बार गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपका डन रहेगा। सर जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्टर डायनामिक है, अब उसमें मैं दूसरी कंट्री में या एक्सिस्टिंग कंट्री में मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ या दूसरी जगह मुझे क्यों जाना चाहिए। वाटर डायमंड इसके बारे में होता ही नहीं, वो तो इंडस्ट्री एनालिसिस होता है। वाटर डायमंड क्या होता है? फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, हाँ, और रिलेटेड इंडस्ट्री हो गया, कंपेटिटिव राइवलरी जी। तो उस पे आप क्या पूछो? हाँ, तो मतलब ये चार ये हेडिंग है, अब मुझे ये चार हेडिंग याद नहीं नाम, लेकिन मुझे पता है इसमें होता है। नहीं तो गलत है ना, अगर आप मॉडल लगा रहे हो तो मॉडल देखे ना, खुद सोचे ना, आपका नाम बिलाल है तो मैं आपको बिना नाम के बुलाऊं ए ई तो अजीब सा लगे, मुझे पता तो है कि आप बिलाल है लेकिन मुझे याद नहीं। मैं आपको पॉइंट समझ गया, बट मैं कहना ये कह रहा हूँ जैसे नहीं कह रहा, काफी टीचर्स भी कहते हैं कि आपको मॉडल रॉक करना चाहिए। एक सेकंड, हेलो, ये हाँ हाँ जी, दोबारा बोलो। सर अब जो फैक्टर उसने कंडीशन निकाल है, लिया। डिमांड हाँ, वो है, तो अब मैं इसके अंदर लिख तो रहा हूँ कि क्या चीज होनी चाहिए, मुझे फैक्टर कंडीशन नाम याद नहीं आ रहा, अब मैं उसके लिए तो नहीं आ रहा तो गलत है ना, नहीं, तो अब मैं मॉडल तो फिर मॉडल ही नहीं लगाओ, फिर जेनेरिक पैराग्राफ लिखो। तो जनरिक पैराग्राफ भी, लेकिन बात में वही बात कर बात वो वाली कर दो, आप पैराग्राफ में कर दो बस, लेकिन वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सोचे ना एक मॉडल है, वो मॉडल प्रॉपर होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आपको नहीं याद हो रहा तो आप एक बार गो थ्रू करें उसको अच्छे से, ताकि याद हो जाए, ज्यादा बेहतर लगेगा। जी भाई, ठीक हो गया यहाँ पर? तो सर आप जो है मॉडल अप्लाई करने को ज्यादा रिकमेंड करेंगे? मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि मॉडल जहां लग सकता है वहां लगाए, आसान हो जाता है आपका आंसर, आपका आंसर मुश्किल नहीं रहता, जितना मॉडल की एप्लीकेशन आप करेंगे उतना फायदा है। ठीक हो गई? हाँ बेटा, टाइम एंड कॉस्ट वाला पॉइंट मैंने जो समझाया था दोबारा समझाते, देखिए अगेन ट्रेनिंग नीड इज गोइंग टू बी अ टाइमली नीड, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि आप अपना टाइम जब इन्वेस्ट करोगे ना, तो उस इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे
आपका जो टाइम है वो जब आपने लगाया तो उसकी वजह से आपका रेगुलर काम कॉम्प्रोमाइज होगा। यानी अब आपने क्या किया, अब आपने कहा ठीक है मैं क्योंकि टाइम लगा रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉय को बोलूंगा तुम ये काम छोड़ के ट्रेनिंग लेने चले जाओ। अब जब एम्प्लॉय वो काम छोड़ के ट्रेनिंग लेने जाएगा तो फंस जाएगा। तो ये इशू है। क्लियर होती है बात? चले यहाँ तक रखते हैं। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शहीद नोट्स भेज रहा हूँ।